Okay, so 25 participants, and we were on this slide last time. So, for having good marks in our subject, we have to understand how the paper comes. So, we have three sthans this year to learn: Chikitsa Sthan, Kalpasthan, and Siddhisthan. Chikitsa Sthan we are learning, and I think so. Kalpasthan you've already started with Hemal ma'am, and then left Siddhisthan. So, चिकित्सा स्थान के सवाल जो आते हैं वो 60 मार्क्स के आते हैं। एक पूरा सेक्शन जो है वो चिकित्सा स्थान पर आता है और एक पूरा सेक्शन जो है वो कल्प स्थान और सिद्धि स्थान पर आता है। बट चिकित्सा स्थान का जो सेक्शन ए है वो 60 मार्क्स का होता है और कल्प स्थान और सिद्धि स्थान का जो सेक्शन बी है वो 40 मार्क्स का होता है। चिकित्सा स्थान के 60 मार्क्स में यू हैव फोर क्वेश्चंस जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 10 मार्क क्वेश्चन विच इज कंपल्सरी। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 10 मार्क क्वेश्चन विच इज कंपल्सरी। ये एक ही 10 मार्क का है जो अलग है क्योंकि बाकी सब 40 मार्क्स के हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन इज 20 मार्क्स इन विच 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और एनी 2 लिखने पड़ते हैं। ये भी 10-10 मार्क के हैं। 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एनी 2 लिखने पड़ते हैं, 20 मार्क्स। तीसरा जो है वो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एनी 4 तो 5 मार्क के हैं। और उसके बाद 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और एनी 5 तो 2 मार्क के हैं। सो यू हैव 5 2 मार्क्स, 4 5 मार्क्स एंड 3 10 मार्क क्वेश्चंस। तो इफ यू हैव 3 10 मार्क क्वेश्चंस यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट एटलीस्ट 2 to 3 pages for every maximum, मतलब 3.5 is the best, but minimum 2 pages for a 10 mark question. Minimum 2 pages for a 10 mark question. फिर 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए यू आर एक्सपेक्टेड मिनिमम टू राइट 1 पेज एंड 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए यू आर एक्सपेक्टेड मिनिमम टू राइट 4 लाइन्स, 3 to 4 लाइन्स। ओके, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि सिद्धि स्थान या कल्प स्थान से भी फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन दिस इज वेरी रेयर। जैसे वमन के योग्य अयोग्य पूछ लिए या शरीर में वमन किस प्रकार से होता है वो पूछ लिया। तो यूजुअली सिद्धि स्थान में से अगर कोई फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आता है तो या तो फर्स्ट चैप्टर से आता है या तो लास्ट चैप्टर से आता है। सिद्धि नहीं, कल्पस्थान के अगर कल्पस्थान से अगर कोई कंपलसरी क्वेश्चन आ जाता है तो या तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ कल्पस्थान से आता है या तो लास्ट चैप्टर ऑफ कल्पस्थान के साथ आता है। सिद्धि स्थान में भी ज्यादा करके ऐसा ही है, लेकिन सिद्धि स्थान में लास्ट चैप्टर में जैसे अष्ट महादोषकर भाव लिखे हैं तो वो आ सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट टॉपिक्स विच ऑफ कोर्स मैडम विल टेल यू और इफ आई टीच आई विल टेल यू कि ये जो है दिस कैन कम एज अ लॉन्ग आंसर। जैसे बस्ती दाता के दोष हैं तो बस्ती दाता के दोष आ सकते हैं 10 मार्क के लिए। तो दैट इज वाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन चिकित्सा स्थान बिकॉज चिकित्सा स्थान से 60 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू प्लान। सो नाउ चिकित्सा स्थान के 60 मार्क के लिए लेट्स प्लान। चिकित्सा स्थान में आप कोई भी चिकित्सा लिखोगे, इफ यू राइट एनी चिकित्सा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड चिकित्सा स्थान में जो भी वर्णन है उसमें एक निदान है। निदान में सामान्य निदान है, विशेष निदान है। सामान्य निदान मतलब क्या है? सामान्य निदान मतलब वो निदान जो दोष को बढ़ाता है, दोष को बढ़ाता है। जैसे वातज कोई भी रोग है तो रुक्ष अन्न लेना, प्रमित अन्न लेना, अल्प अन्न लेना, विरुद्ध अन्न लेना, उसके बाद रात को नहीं सोना, उसके बाद अति व्यायाम करना, अति व्यवाय या मैथुन करना,
दीज आर ऑल लक्षण और सॉरी दीज आर ऑल निदान ऑफ वात। तो ये जो है ये सामान्य निदान है, हर रोग के वातज वेरिएंट में कॉमन होंगे, हर रोग के वातज वेरिएंट में कॉमन होंगे। तो वातज कोई भी चीज का लक्षण, वातज कोई भी चीज का लक्षण, किसी भी रोग का लक्षण, इसमें ये आएंगे ही। और उसके बाद आता है विशेष निदान। विशेष निदान जो है वो ख वैगुण्य उत्पन्न करने वाला होता है। विशेष निदान ख वैगुण्य उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे जैसे वात रक्त में उन्होंने बताया है कि घोड़े पे ज्यादा जाओगे तो वात रक्त हो जाएगा, घोड़े पे ज्यादा ट्रैवल करोगे तो वात रक्त हो जाएगा। या फिर शोष निदान में या उरक्षत निदान में उन्होंने कहा है कि अपनी ताकत से ज्यादा अगर आप कोई भी चीज करोगे तो आपको उरक्षत होने के चांसेस या शोष होने के चांसेस ज्यादा है। क्षयात संधारणात, तो क्षय का मतलब शोष का कारण एक बताया है उन्होंने, साहस। तो निदान में हमेशा याद रखिए दो प्रकार के निदान होते हैं, एक सामान्य निदान और एक विशेष निदान। फिर पूर्व रूप हमारा डिस्कस हो गया है ऑलरेडी। पूर्व रूप इज दैट रूप विच is related to the प्रकोप and प्रसर। I know this is all not there in चरक, ये सब चरक में है नहीं, लेकिन why I am trying to explain all this because आपको एग्जाम लिखने में इजी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पूर्व रूप तो हमको पता है। रूप में भी दो लक्षण होते हैं, एक सामान्य लक्षण, एक प्रत्यात्म लक्षण। जैसे दाह, चोष, ओष, तृष्णा, ये सब पित्त के सामान्य लक्षण है। पित्तज कोई भी व्याधि होगा तो ये लक्षण आएंगे। लेकिन कुछ लक्षण जो है वो प्रत्यात्म लक्षण है, मतलब उस व्याधि के ही लक्षण। ये लक्षण अन्य कोई भी व्याधि में नहीं दिखेंगे। फिर उसके बाद उपद्रव, रूप आ गया, लक्षण आ गया, उपशय नहीं है, उपद्रव है, और साध्यासाध्य। फिर आप लिख सकते हो संप्राप्ति। संप्राप्ति में व्हाट वी विल बी डूइंग इज मोस्ट ऑफ द संप्राप्तिज वी विल बी टेकिंग इन एज अ फ्लो चार्ट। एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कि कौन से श्लोक इजी है बाय हार्ट करने के लिए, या तो एक लाइन 2 लाइन के होते हैं तो इजी है, तो संप्राप्ति के श्लोक भी आप बाय हार्ट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ जगह पर मैंने लाल किया हुआ है। तो संप्राप्ति इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर बिकॉज संप्राप्ति भंग करना ही चिकित्सा है। उसके बाद आता है चिकित्सा सूत्र। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चरक में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो चिकित्सा सूत्र। इसीलिए चरकस्तु चिकित्सिते बोला गया है, तो चिकित्सा सूत्र जहां तक हो सके 30 रोग हैं, 30 चिकित्सा सूत्र हैं। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय हार्ट। उसमें भी कुछ मतलब जैसे अभी कुछ चिकित्सा सूत्र हैं जो ऐसे व्याधियों के जो व्याधि ही नहीं बचते, व्याधि होते ही नहीं है आज की तारीख में, तो प्रोबेबली उनका चिकित्सा सूत्र आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। लेकिन बाकी का चिकित्सा सूत्र आपको अगर याद हो तो दोनों फायदे, एक तो श्लोक लिख पाओगे और श्लोक को ध्यान रख के आप आंसर लिख पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास श्लोक बाय हार्ट होगा तो यू विल हैव गुड पॉइंट्स टू राइट द आंसर। उसके बाद यहां पर आता है कि चिकित्सा लिखनी कैसे है, औषध योजना कैसे करनी है, चिकित्सा लिखनी कैसे है। तो सबसे पहले वाला पॉइंट आएगा शोधन, कि इस रोग में शोधन के लिए हम कौन कौन से शोधन दे सकते हैं। जैसे ज्वर है तो ज्वर में उन्होंने क्या कहा है कि संक्षेपतः लंघन जो है
ये लंघन सबसे बेस्ट है। नवज ज्वर में लंघन करना सबसे बेस्ट है। तो शोधन में लंघन नहीं आया, लंघन तो शमन में आ गया, बट ये चिकित्सा सूत्र में उन्होंने कहा गया है। फिर उन्होंने ये कहा कि कोई भी पंचकर्म नवज ज्वर में नहीं देना चाहिए, वमन को छोड़ के। वमन दे सकते हो, बाकी कोई भी पंचकर्म नहीं देना चाहिए। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ शोधन कि ज्वर में, नवज ज्वर में हम वमन दे सकते हैं। अगर श्लोक आता है तो उसका श्लोक लिख सकते हैं, नहीं आता तो लाइन में लिख सकते हैं या वर्ड में लिख सकते हैं, नवज्वर में वमन। उसके बाद शमन। शमन में निदान परिवर्जन, ये जो मैंने श्लोक अभी बोला, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, ये चरक का श्लोक नहीं है, लेकिन हम इस श्लोक को हर चिकित्सा में लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये श्लोक बाय हार्ट होना जरूरी है। एक ही लाइन का है। तो जब हम निदान लिखेंगे तो सबसे पहले हम निदान परिवर्जन का श्लोक लिखेंगे। उसके बाद 2 लाइन में ये लिखेंगे कि इस श्लोक में यह कहा गया है कि संपूर्ण चिकित्सा जो है वो निदान परिवर्जन पे चलती है, क्योंकि यहां पर आप स्वभाव परमवाद का भी श्लोक डाल सकते हैं कि दोष धातुओं को अपने आप ही ठीक होना है, अपने आप ही ठीक होना है, लेकिन उनको जल्दी ठीक करने के लिए हम चिकित्सा करते हैं। तो निदान परिवर्जन का श्लोक आपने डाल दिया। निदान परिवर्जन के बाद आपने 2 प्रकार के निदान बता दिए, जो मैंने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में बताए थे, एक सामान्य निदान, एक विशेष निदान। फिर आपने संप्राप्ति लिख दी। और हाँ हितेश बोलो, कोई डाउट है? नहीं है, गलती से रेज हो गया, ऐसा मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि आई डोंट हैव एनी आइडिया वेदर माय स्पीकर इज वर्किंग और नॉट। 99% इट इज वर्किंग, लेट मी टेल। हितेश कोई डाउट तो नहीं था? अब मेरा चल रहा है। ओके, तो निदान परिवर्जन, संप्राप्ति भंग, संप्राप्ति लिख दी, फिर संप्राप्ति को भंग करने की क्रिया लिख दी, गुण लिख दिया, द्रव्य लिख दिया। संप्राप्ति को भंग करने वाला गुण, उष्ण गुण से, जैसे ये है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, श्वास है, तो श्वास में जब वेगावस्था है तो वेगावस्था की ट्रीटमेंट अलग है, अवेगावस्था की ट्रीटमेंट अलग है। तो वेगावस्था में उष्ण तीक्ष्ण गुण संप्राप्ति भंग करता है। तो आप लिख सकते हैं कि वहां पर संप्राप्ति भंग करने के लिए गुण के हिसाब से उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य देने को चाहिए। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। और लास्ट में आप द्रव्य लिख सकते हैं। चरक ने, द्रव्य मतलब कौन कौन से सिंगल हर्ब्स यूज होंगे, दैट इज द्रव्य। चरक ने हर अध्याय में कुछ कल्प मेंशन किए हैं। जैसे राजयक्ष्मा अध्याय की चिकित्सा में उन्होंने सीतोपलादि चूर्ण यूज किया है, या प्रमेह चिकित्सा में उन्होंने बहुत सारे आसव यूज किए हैं, या फिर ज्वर चिकित्सा में उन्होंने ज्वर में कोई टाइप का घृत यूज किया है, या फिर यही सेम घृत उन्होंने पांडु चिकित्सा अध्याय में भी यूज किया है। तो ये जो भी कल्प है जिनका डिटेल दिया गया है कि सीतोपलादि चूर्ण में कौन सा कंटेंट कितना है, कैसे बनाया जाता है, कैसे लिया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है, ये जिस अध्याय में ज्यादा डिटेल में वर्णन है, ज्यादा डिटेल में वर्णन है, उस द्रव्य को, उस द्रव्य का रोगाधिकार वो अध्याय बताया है।
उस द्रव्य का रोगाधिकार वो अध्याय बताया। मतलब क्या है कि अब जैसे शोष चिकित्सा है, तो शोष चिकित्सा में उन्होंने बहुत सारे ड्रग्स बताए हैं, कुछ ड्रग्स डिटेल में बताए हैं, कुछ ड्रग्स पासिंग मेंशन में बताए हैं। मतलब उन्होंने ये बता दिया कि भाई इसके पहले वाले अध्याय में मैंने ये कल्प बताया था, तो ये कल्प भी आप शोष में दे सकते हैं। तो ये पिछले वाले अध्याय का जहां रेफरेंस है वो तो उस ड्रग पे चलने वाला कल्प है, लेकिन जिस कल्प का यहां इस अध्याय में मेंशन है, कैसे बनाना है, क्या डालना है, कितना समय तक पकाना है, कैसे स्टोर करना है, ये सब जहां मेंशन्ड है वो उस अध्याय का रोगाधिकार है, या वो अध्याय उस ड्रग का रोगाधिकार है। फिर कुछ अन्य औषधि कल्पना आप बता सकते हैं, जैसे अलग अलग यूष बताए हैं, काढ़े बताए हैं, तो वो जैसे रसायन अध्याय में था वैसे ही बताया है उन्होंने। तो कुछ काढ़े बताए हैं, तो उसमें से दो चार काढ़े या दो चार क्वाथ आप बाय हार्ट करके लिख सकते हैं। बाय हार्ट नहीं भी करोगे तो अगर आपने गुण समझ लिए और अगर आपका द्रव्य गुण अच्छा है तो आप सोच सोच के भी लिख सकते हो। लास्ट में चरक हमेशा आहार और विहार, आहार कल्प और विहार के बारे में जानकारी देता है उस व्याधि के। हमेशा लास्ट में नहीं, कभी कभी व्याधि बीच में भी आ जाती है, व्याधि के बीच में, लेकिन ये दो पॉइंट जो है वो भी उतने ही महत्व है औषधि योजना के लिए। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, यू हैव टू राइट औषधि योजना 1 नंबर शोधन, फिर शोधन लिख दिया। शोधन के नीचे 2 लाइन में लिख दिया कि इस व्याधि में कौन कौन से शोधन हो सकते हैं। फिर रोल नंबर, एग्जाम नंबर, ये एग्जाम नंबर नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर 2, दैट इज शमन। शमन में सबसे पहले आपने लिख दिया निदान परिवर्जन, श्लोक डाल दिया, तो 4-5 पॉइंट यहाँ खत्म हो गए, 4-5 लाइन खत्म हो गई। फिर आपने यही संप्राप्ति का चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट ऑफ संप्राप्ति। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपने संप्राप्ति भंग की क्रिया लिख दी कि इस संप्राप्ति को, इस साइकिल को मैं कैसे तोड़ूंगा। तो संप्राप्ति भंग की क्रिया लिख दी कि वमन कैसे कार्य करता है इस व्याधि में, या फिर शमन कैसे कार्य करता है। उसके बाद गुण लिख दिया उस व्याधि में, व्याधि प्रत्यनीक गुण लिख दिया, और लास्ट में कुछ द्रव्य लिखे, जैसे इस व्याधि में, जैसे चमड़ी का कोई रोग है तो इस व्याधि में मंजिष्ठा, सारिवा, चंदन, अगरू, खस आदि का समावेश है। ठीक है, तो उसके द्रव्य लिख दिए, बाद में उसके रोगाधिकार वाले कल्प लिख दिए। रोगाधिकार का अभी से जब भी टाइम मिले कुछ नहीं करना है, आपको इंडेक्स खोलना है। आई डोंट नो विच चरक इज विथ यू, लेकिन हम अत्रिदेव गुप्त का या प्रियव्रत शर्मा का चरक यूज करते थे हमारे बीएमएस के टाइम पे, तो उसमें इंडेक्स इंडेक्स में ही सब दिया हुआ है कि अंदर कंटेंट क्या है। तो इंडेक्स खोलो, इंडेक्स में एक एक अध्याय खोलो, और जो जो भी रोगाधिकार वाले द्रव्य बताएं, रोगाधिकार वाले कल्प बताएं, उनको एक छोटी सी डायरी में ले लो, ताकि नेक्स्ट रीडिंग के लिए वी विल बी हैविंग समथिंग रेडी। तो दिस रोगाधिकार आप ले सकते हैं। अन्य औषधि कल्पना अगर आपको 2-4 याद हैं तो वो डाल सकते हैं। लास्ट में आहार कैसे रखना चाहिए और विहार कैसे रखना चाहिए। सो इफ यू गेट अ 10 मार्क क्वेश्चन ऑन औषधि योजना ऑफ अ डिसीज, अगर आपको 10 मार्क का भी क्वेश्चन आया तो दीज आर 7 पॉइंट्स विच यू कैन राइट। हर पॉइंट में बहुत बड़ा बड़ा आएगा, और संप्राप्ति का अगर आपने फ्लो चार्ट निकाल लिया तो यू कैन इवन गो इजीली टू 3 पेजेस।
बट एट द सेम टाइम यहाँ ध्यान रखने जैसी चीज ये है कि नो वेयर वी हैव गॉन आउट ऑफ द चिकित्सा। हाँ, एक और चीज मैं भूल गया बताने के लिए, चिकित्सा सूत्र भी लिखना है। औषधि के योजना में चिकित्सा सूत्र भी लिखना है। तो इसीलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, अगर आपको चिकित्सा को बिना डेविएट हुए, बिना यहां वहां गए, वी हैव 47 पार्टिसिपेंट, दैट इज द largest number. So here is the attendance link. You all can go and give attendance. I will continue with my lecture. So chikitsa sutra is the most important part of the chikitsa, and if you see, what I am telling is, you have to finish the paper. You have not to wander here over there. मतलब हमको क्या पूछा है, हमको तो चरक का औषधि, सॉरी, कोई भी व्याधि की चिकित्सा पूछी है। तो अगर कोई व्याधि की चिकित्सा पूछी है तो हमको उसके पूर्व रूप नहीं लिखने चाहिए, उसके रूप नहीं लिखने चाहिए। नहीं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि राजयक्ष्मा चिकित्सा, पूर्व निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हमको राजयक्ष्मा चिकित्सा चाहिए। So this is how, without wandering here and there, if you have the points in your mind, you can easily write the chapter, you can easily write the, sorry, answer in your paper without having any deviation, and still you can manage to fill up the paper with proper thoughts. तो कहाँ गया भाई, जस्ट वन मोमेंट। तो सामान्य द्रव्य के प्रयोग, सामान्य, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, संप्राप्ति भंग के गुण। तो अगर आपको सामान्य द्रव्य मालूम है, सामान्य द्रव्य जो उस व्याधि को, जो उस व्याधि को ठीक होने में हेल्पफुल है, तो ऐसे सामान्य द्रव्य आप वहां लिख सकते हो कि चरक ने इन द्रव्यों का इस्तेमाल किया है ज्यादा करके इस व्याधि की चिकित्सा में। क्योंकि भले 10 कल्प होंगे, लेकिन उन 10 कल्पों में 3 कल्प ऐसे होंगे जिनमें 6 या 7 कंटेंट कॉमन है 10 में से, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि उष्ण गुण इस संप्राप्ति को कैसे तोड़ता है, या रुक्ष गुण इस संप्राप्ति में कैसे काम आता है, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। What is the time? Let me see. We are there at 10:10. 10:10. So ideally from 9:45 we will go up to 9:20 ना, 9:40 to 10 o'clock होता है। So anyway, we continue till this Zoom meeting is exhausted. जैसे निदान स्थान में उन्होंने ज्वर का महत्व दिया है, वैसे ही ज्वर का महत्व उन्होंने चिकित्सा स्थान में भी दिया है। तो ज्वर के महत्व में उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये जो ज्वर का महत्व है, बहुत सारा नहीं दिया है, बहुत सारा तो निदान स्थान में दिया है, लेकिन अगर ज्वर का महत्व पूछा जाएगा तो आपको निदान स्थान में रेफर करके बोलना पड़ेगा। कारण ये है कि निदान स्थान आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपसे एक्सपेक्टेड है। अगर सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर का कोई सवाल पूछे और वो बच्चा रिप्लाई नहीं दे, तो दैट इज नॉट एन इशू, बिकॉज ही इज नॉट लर्नड। लेकिन अगर थर्ड ईयर में बच्चा है और उसको कोई चीज पूछी, तो ये नहीं कह सकता कि सर वो तो सेकेंड ईयर में आया। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड सेकेंड ईयर। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज टू यू। तो निदान स्थान में वर्णन है सभी रोगों में बलवान है। विल कम टू दैट इन एन मोमेंट, लेकिन लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। जन्म मृत्यु के समय उपलब्ध होता है। नाउ व्हाट डू दे मीन? सी, अंडरस्टैंडिंग ज्वर, फॉर अंडरस्टैंडिंग ज्वर वी हैव टू गो बैक 6 to 8,000 years. तो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वर नो थर्मामीटर्स। ज्वर कैसे समझता था? ज्वर सिर्फ
बदन को हाथ लगा के समझता था, या फिर वो अगर या फिर अगर पेशेंट बोल रहा है कि सर मुझे बहुत गर्मी हो रही है, अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से बुखार आया है, तो जिसमें शरीर सौम्य रहता है या शरीर ठंडा रहता है, लेकिन मतलब बाहर से ठंडा रहता है लेकिन अंदर से गर्म हो जाता है, तो ऐसे ऐसे ज्वर के आने का कारण क्या होता है? आज की तारीख में वी नो दैट ज्वर कम्स ओनली फ्रॉम टू बेसिक, of course this is because of allopathy, but two basic mechanisms. Jwar is the body's way of telling the body that something has happened, I cannot manage, please look at it. Something has happened, I cannot manage, please look at it. Otherwise, मेरे हिसाब से बॉम्बे में हर घंटे जो आप सांस लेते हैं, तो यू आर टेकिंग इन मिनिमम ऑफ 1000 इंटू 500, 1000 इंटू 500, इतने इतने ये आप जंतु आप अंदर ले रहे हैं, इतने जर्म्स अंदर ले रहे हैं, बट योर बॉडी इम्यूनिटी इज मैनेजिंग वंडरफुली। हमको रोज बुखार नहीं आता, तो लेकिन जब बुखार आता है, दैट इज बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू दैट अब मुझे बस हो गया, आई कैन नॉट हैंडल एनी मोर, सो ट्राई टू सपोर्ट द बॉडी, चिकित्सा से सपोर्ट कीजिए बॉडी। तो जन्म और मृत्यु के समय उपलब्ध क्यों होता है? बिकॉज दीज आर द मोस्ट हाई ससेप्टेबल एरियाज। जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो बेचारे के पास तो इनबिल्ट इम्यूनिटी कुछ नहीं है, और अगर कोई आदमी गुजर रहा है 90 ईयर्स का है, तो सिंपल सा चीज है कि ही इज हाईली प्रोन टू इन्फेक्शंस। तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ ज्वरा। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ ज्वरा इज, एक तो ये हो गया कि इसके जन्म और मृत्यु के समय उत्पन्न रहते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट इज ये सभी रोगों में बलवान है। नाउ व्हाई डू दे से सभी रोगों में बलवान? उसका कारण ये देखिए, यहाँ सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा है, किसी व्याधि के पूर्व रूप में ज्वर आता है, जैसे राजयक्ष्मी व्याधि के पूर्व रूप में ज्वर आता है, तो वहां ज्वर तो है बट वो पूर्व रूप है। उसके बाद लक्षण में आता है, जैसे षड्रूप राजयक्ष्मा या एकादश रूप राजयक्ष्मा के लक्षण में ज्वर आता है, और उपद्रव में ज्वर आता है। उपद्रव मतलब अतिसार के उपद्रव में ज्वर आता है। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, और ये फूड पॉइजनिंग जब तक बॉडी इंटेस्टाइन से निकाल रहा है तब तक कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये फूड पॉइजनिंग शरीर के अंदर रह गया और एब्जॉर्ब हो गया, तो ब्लड आदि लिम्फ नोड्स टिश्यूज यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो क्यों इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाता है? बिकॉज द टॉक्सिन ऑफ द organism has gone into the blood, तो that should not go inside the tissues। तो टिश्यू से अगर कोई भी चीज आपको रोकनी है, तो टिश्यू का एक ही मैकेनिज्म है, इन्फ्लेमेशन। तो वैसे ही वो इन्फ्लेम कर देता है, और ये मैकेनिज्म मतलब ये जो टॉक्सिन्स है वो रुक जाते हैं। लेकिन अगर वो टिश्यू लेवल में चढ़ गया टॉक्सिन, तो टिश्यू लेवल कुछ ऐसी चीजें सिक्रीट करता है जिससे ब्रेन को ये लगे कि इन्फेक्शन हो गया है, और अब वजन नहीं, टेम्परेचर बढ़ा के हमको इस ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन को रोकना है, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा WBC इसको, बिकॉज दे विल हैव अ बिगर आर्मी, वी विल नॉट हैव दैट मेनी WBCs। तो इसीलिए द बॉडी रेजेस इट्स टेम्परेचर फॉर फर्स्ट स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेकेंड किलिंग द ऑर्गेनिज्म। सभी प्राणियों में अवश्यंभावी है, हम भर्ती में लगी जाऊ फटाफट। सभी प्राणियों में अवश्यंभावी है। कारण घोड़ा, सांप,
खरगोश सबको ज्वर आता है, सबको ज्वर आता है। तो बिकॉज सबको ज्वर आता है, ये सभी प्राणियों में होने वाली चीज है। ज्वर को अनेक पर्यायों से जाना गया है डिपेंडिंग अपॉन द पर्याय। ये बेसिकली आयुर्वेद में आए क्यों? पर्याय आयुर्वेद में इसलिए आए क्योंकि कभी कभी 3 लेटर का वर्ड श्लोक में डालने से लेटर जो श्लोक का 8/8 का ये है, मतलब ऊपर वन साइड 8 लेटर, सेकेंड साइड 8 लेटर्स, नीचे फिर वन साइड 8 लेटर, सेकेंड साइड 8 लेटर्स। तो 16 लेटर्स का एक श्लोक का लाइन यूजुअली बनता था जो पद्य वाले हैं। तो अगर हमारे पास ये होगा, अलग अलग पर्याय होंगे एक ही शब्द के, तो हम सोच सकते हैं कि इस श्लोक में राइम होने वाला और इस 16-16 के रूल को परिपूर्ण करने वाला कौन सा पर्याय है, और फिर हम उस पर्याय को उस श्लोक में यूज करते हैं। तो वैसे ही अनेक पर्यायों से जाना जाता है, जैसे ज्वर, विकार, रोगश्च, व्याधि, पापमा, ये ज्वर के संताप, ये सब ज्वर के पर्याय हैं। तो अनेक पर्यायों से जाना जाता है। व्याधि के पूर्व रूप लक्षण ये हमने डिस्कस कर दिया। और हर व्याधि, ज्यादातर व्याधि के साथ में उन्होंने एक स्टोरी बताई है, ज्यादातर व्याधियों के साथ उन्होंने एक स्टोरी बताई है। तो यहाँ पर उन्होंने दक्ष प्रजापति की स्टोरी बताई है, दक्ष प्रजापति की स्टोरी की। दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। दिस मे नॉट कम फॉर द एग्जाम, बट वाई आई एम टेलिंग यू इज बच्चों को सुनाने के लिए काम आएगा। जब आप बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चों को सुनाने के लिए काम आ जाएगा। दूसरा, वाइवा में कभी कभी पूछ लेते हैं कि ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ज्वर की उत्पत्ति, जब हम उत्पत्ति कहते हैं तो आपको ये स्टोरी पहले बतानी। तो दक्ष प्रजापति ने बड़ा यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ करके सबको बुलाया, सबको बुलाया। यहाँ पर 2 या 3 रोग हैं जो उस यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। एक ज्वर, एक अतिसार, 2 तो मुझे एकदम क्लियरली याद है, बाकी भी है कोई। तो ये जो यज्ञ किया था, इसमें दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर का खुंदस था। तो ये जब भगवान शंकर के साथ खुन्नस था, तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया, सब भगवानों को आहुति डाली, लेकिन भगवान शिव को आहुति नहीं डाली। सभी भगवानों को आहुति डाली, लेकिन भगवान शिव को आहुति नहीं डाली यज्ञ में। और जो भी ऋचाएं थी यज्ञ की, जो भी ऋचाएं थी, उन ऋचाओं में से जो भगवान शंकर या भगवान रुद्र के प्रेज में जो भी ऋचाएं लिखी या बोली गई थी, उनको उसने काट दिया कि नहीं, शंकर का कुछ अच्छा नहीं बोलने, तो उसने काट दिया। तो ये काटने से क्या हुआ, ये जब चीज रुद्र तक पहुंची तो वो गुस्सा हो गए कि सभी लोग तो मेरा प्रशंसा करते हैं, ये दक्ष कौन सा बड़ा हो गया मेरे से जो मेरी प्रशंसा नहीं करता। तो दक्ष प्रजापति इनको शांत करने के लिए फिर धरती पे आए थे। लेकिन रुद्र क्या किए, रुद्र गए यज्ञ को, अपना तीसरा आंख खोला और चीजों को भस्म करना चालू हो गए। उसके बाद अनेक देवगण आए। देवगण मतलब कौन सा, अजय देवगण नहीं है, जो सुरगण है, भगवान, अनेक भगवान आए। उन्होंने ये शिव भगवान को घेराव डाला। उन्होंने उनको बोला कि सर अब छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा कि भाई आप अपने ही देवों का नाश कर रहे हो। तो ये सब शायद फिर रुद्र को समझ में आया और फिर उसने अपनी तीसरी आंख बंद कर दी। तो बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज ये है कि ये श्लोक, अपना ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जो बची हुई अग्नि थी, जो सब जगह आग लगा दी थी, तो उसमें से जो बची हुई अग्नि थी, उस अग्नि से ज्वर रोग की उत्पत्ति बताई है, उस अग्नि से ज्वर रोग की उत्पत्ति बताई है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ज्वर का प्रभाव। ज्वर में लक्षण क्या क्या दिखते हैं, या ज्वर से शरीर पे क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं।
तो उन्होंने बोला है संतापश्च रुचि तृष्णा स अंगमर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभाव जन्मादो निधने च महत्तमा। तो संताप होना, अब संताप मतलब क्या है? संताप मतलब शरीर गर्म हो जाना। संतापो स अरुचि, अरुचि मतलब टेस्ट नहीं आना। टेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि ज्वर जो है वो आम से रिलेटेड है ज्यादा। तो जब आम बढ़ जाता है तो आपके स्किन के ऊपर, बेसिकली चमड़ी के ऊपर, क्योंकि चमड़ी इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपके शरीर पे चमड़ी के ऊपर संताप आ जाता है, ताप आ जाता है। साथ ही साथ मानस इसमें भी ताप आ सकता है, मतलब बेचैनी होना या फिर इरिटेट होना, ये मानस ताप है। तो संताप स अरुचि, आम जो है वो बढ़ जाता है। टंग के ऊपर साम कोटिंग, साम कोटिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, साम और निराम, जिह्वा साम और निराम, बहुत मतलब सेकेंड ईयर में निदान के जर्नल में भी लिखा होगा। तो साम अवस्था आने के बाद निदान स्थान का क्या कहना है कि आपकी स्किन जो है वो कोटेड हो जाती है आम से। तो इसीलिए ज्वर प्रभाव में अरुचि होती है, क्योंकि टेस्ट ही नहीं लगती, कोट होता है। तृष्णा, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो ज्यादा बढ़ा हुआ भी ठीक नहीं है, इसलिए वी हैव अ पैरासिम्पैथेटिक एंड अ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वन ऑफ देम increases the speed of heart, the second decreases the speed of heart। तो यहां पर जब मतलब टेम्परेचर राइज हो गया है तो देर इज अ मैकेनिज्म इन द बॉडी विच विल लोअर द टेम्परेचर ऑल्सो, विच इज, अगर ये लेक्चर खत्म हो गया तो डोंट वरी, वी विल टेक दिस स्लाइड नेक्स्ट टाइम, or rather what we will do is we will stop this lecture and we will take from Jwara Prabhav next time. So thank you so much. I hope everybody has given an attendance. तो it is also seen that कुछ लोग हैं जो अटेंडेंस देके भाग जाते हैं। कुछ लोग हैं, अब जैसे 47 लोग थे, अब 10 लोग भाग गए। तो एनीवे, वी आर नॉट कंसर्न विद दोज 10। थैंक यू so much for attending the lecture and have a very